सर बजट से पहले वाले वीडियो में सर आपने 3 सेक्टर के बारे में कहा था कि बजट के बाद इनको फ़ायदा हो सकता है, जिसमें से पहला था इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा था पीएसयू और तीसरा था कि सर इनकम टैक्स में छूट आएगी। तो इसका क्या अपडेट है आपकी तरफ से? देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में हमने 2 चीज़ें कही थी। पहला कि इसमें एफडीआई की लिमिट बढ़ सकती है, जो कि हुआ, और दूसरा हमने ये कहा था कि जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस में। तो वो जीएसटी का इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। हालांकि बजट में जीएसटी के अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ जो रूपरेखा बताया जा सकता है, जिसका हम उम्मीद कर रहे थे। तो ये जो है इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट है। पीएसयूज में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पीएसयू में नहीं हुआ। मोस्ट लाइकली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने दिल्ली के इलेक्शंस हैं और बिहार के इलेक्शंस हैं, और ये डाइवेस्टमेंट का जो डिसीजन होता है अक्सर थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है और पार्लियामेंट में हंगामा होने के भी चांस होते हैं। तो शायद इस वजह से नहीं किया होगा, और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि 3-4-5 महीने बाद अगर अलग से इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स की जाएं। इनकम टैक्स ऑफ कोर्स काफ़ी इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप सब जानते हैं। तो ये तीनों मोटा मोटा जो हम उम्मीद लगा रहे थे, सरकार ने उस डायरेक्शन पर काम भी किया है, और पीएसयू फ्रंट पे आगे शायद अनाउंसमेंट हो जाए। सर जैसा कि इंश्योरेंस सेक्टर और इनकम टैक्स में जो छूट आई है, ये बात जो आपकी सही थी, तो पीएसयू का चांस भी है क्या? इनका चांस आएगा क्या? देखिए, काफ़ी लोगों से मैं जब बात करता हूँ जो इस इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ से मुझे यही इनपुट मिलता है कि इस पे काम चल रहा है। ख़ास करके पीएसयू बैंक्स के कंसोलिडेशन पे काम चल रहा है, और सूनर और लेटर इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आएंगी। तो सर जैसे अभी अभी आपने कहा एफडीआई 70% से इंक्रीज़ होके 100% तक आ गए हैं, तो फिर भी ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये नीचे क्यों जा रहा है? देखिए, ये जो एफडीआई का डिसीजन आया है, तो इसमें ये कहा गया है कि पहली बात तो ये कि एफडीआई होता क्या है। तो जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, अगर वो इंडिया में धंधा करना चाहती हैं, अपने कंपनी को सेटअप करना चाहती हैं, तो वो अपना पैसा यहाँ पर लगा सकती हैं, लगाकर कंपनी खोल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं। अभी से पहले क्या रूल था कि वो अकेले नहीं लगा पाएंगी, उन्हें किसी के साथ मर्जर करना पड़ेगा। जैसे बजाज एलियांस, तो उसमें बजाज का भी स्टेक है और एलियांस बाहर की कंपनी है, उनका स्टेक है। अब सरकार ने बोला कि आप जो है 100% लगा सकते हैं, आप अपने ब्रांड नेम से यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज लगा हुआ है कि जो भी प्रीमियम आप यहाँ कमाएंगे तो अपने देश नहीं ले जा सकते, पूरा का पूरा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि एक सही कदम है। अब ये कितना बड़ा पॉजिटिव है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखिए वो ऑलरेडी इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं, और उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पूरा सेटअप करना और फिर उन पर ये क्लॉज लगाना कि वापस वो अपना पैसा अपने देश नहीं ले जा पाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेक्टर के लिए पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एक जो बड़ा रीज़न जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो ये कि जो इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी गई है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि लोग अब इंश्योरेंस कम खरीदेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम जानते हैं सर्विस क्लास के जो लोग होते हैं वो फरवरी मार्च आते आते ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पैसे लगाऊं कि मुझे टैक्स कम देना पड़ा, और टैक्स बचाने के लिए वो ज़्यादा इंश्योरेंस की जो स्कीम्स होती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जब उन्हें टैक्स ही कम देना पड़ेगा तो इंश्योरेंस भी कम खरीदेंगे। तो इन रीज़न से इंश्योरेंस में इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बावजूद भी ये सेक्टर हमें प्रेशर में दिख रहा है। तो सर सवाल ये है कि जीएसटी जो कि इंश्योरेंस से हटने वाला था, ऐसा हम लोग सोच रहे थे, तो अगर वो कम हो जाती है या उठ जाती है, तो उस सिनेरियो में क्या इंश्योरेंस सेक्टर पे पैसा आ सकता है इन्वेस्टर्स से? देखो, ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। आप अगर टैक्स कम करेंगे किसी भी चीज़ पे तो उसका सेल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसीलिए कई गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो अपने यहाँ इनकम टैक्स कम रखती हैं या फ्री कर देती हैं, और लोग वहाँ जाते हैं। तो किसी भी तरीके की बचत होगी तो लोग वो लेने में मोटिवेट करेंगे। पर सर ये जो इनकम टैक्स का कट है,
इसमें जो छूट मिला है हमको, तो ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर फिर भी मार्केट नीचे क्यों जा रहा है? देखो, इसके कई रीजंस हैं। पहला तो मैं कहूँगा टू लिटिल टू लेट, और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 2019 में अगर आप 5 लाख रुपए कमाते थे तो 5 लाख का सामान खरीदने के लिए आज आपको 9 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। यानी कि इतना इन्फ्लेशन की वजह से वो 5 लाख आज 9 लाख के बराबर है। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए कि नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स जो हैं वो तो कम है हमारी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जो बेनिफिट हम दे रहे हैं, कितने लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा? तो ये 9 लाख 12 लाख कमाने वाले बहुत ज़्यादा तो हैं नहीं। दूसरी बात आप देखिए कि फिनेंस बिल जो है अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। एज़ पर द ट्रेडिशन यूजुअली फिनेंस बिल को बजट वाले दिन ही प्रेजेंट किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1 हफ्ते बाद प्रेजेंट करेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि ये बिकॉज दिल्ली इलेक्शंस की वजह से डिले किया गया है। तो ये भी एक कंसर्न है कि फिनेंस बिल जब आएगा उसमें किसी तरीके के फाइन प्रिंट्स ना निकले या किसी तरीके का बदलाव ना निकले। तो ये सब वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो पाए। और एक और बड़ा रीज़न केपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है बनाने में, उसमें ग्रोथ में बहुत कमी आई है। तो जो वो इतने टाइम से जो लेवल मेंटेन कर रहे थे वही इस बार भी रखा है। तो 11.1 लाख करोड़ पिछले साल था और इस बजट में उन्होंने 11.2 लाख करोड़ किया, मतलब बहुत ही कम इंक्रीज़ किया है। और इसी वजह से मार्केट्स ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया है। सर, केपेक्स में मैं आऊँगा फिर से, बट ये जो 12 लाख तक इनकम पे जो टैक्स ज़ीरो हुआ है, तो ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव वाली जो चीज़ है? देखिए, अगर हम नंबर्स को देखें तो इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचेगा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। 1 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कितना बेनिफिट मिलेगा, उसको थोड़ा हम इवैल्यूएट करते हैं। अगर मान लीजिए 12 लाख रुपए कमाते हैं और ये टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? 80,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके हाथ में आएंगे। अगर आप 25 लाख रुपए कमाते हैं तो 1,10,000 रुपये आपके हाथ में एक्स्ट्रा आएंगे, प्रोवाइडेड कि आपके कोई कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं है। तो ये तो आपके हाथ में ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है। और दूसरी बात है, कितने लोग हैं जो 10 लाख 12 लाख 25 लाख कमाते हैं, उनका नंबर भी कम है। अब देखिए, आपने जो ये इनकम टैक्स में छूट दी है, इसकी वजह से आपने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए आपने छोड़ दिए कि ये पब्लिक के हाथ में रहे। तो 1 लाख करोड़ हम ये मानते हैं कि ये पब्लिक स्पेंड करेगी, उसके हाथ में पैसे आएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये 1 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं लोगों के हाथ में, वो कितनी बड़ी फिगर है? देखने में तो लगता है अरे 1 लाख करोड़ है, वो कितनी बड़ी फिगर है। अगर हम इस देश में सारे गुड्स एंड सर्विस पे जो हम खर्च करते हैं, जो भी हम खरीदारी करते हैं, उसको जोड़ें तो टोटल कितना आता है? करीब 200 लाख करोड़, जो कि हमारे जीडीपी का करीब करीब 68% है। और अब 200 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ ऐड कर रहे हो तो कितने परसेंट का इजाफा हुआ? 0.5% का इजाफा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आप 1 लाख करोड़ के फिगर को देखेंगे तो बड़ी लगेगी, लेकिन उसे परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो बहुत ही मामूली बदलाव है। और इसीलिए मार्केट इस न्यूज़ से एक दिन तो एक्साइटेड रहा, लेकिन आज वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिख रहा है। तो ये छूट जो इनकम टैक्स में हमें मिली है, ये और ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं कि भारत की जनता कितना इनकम टैक्स देती है और भारत का कॉरपोरेट कितना इनकम टैक्स देता है, उसमें बहुत अंतर है। 12 लाख करोड़ हम टैक्स देते हैं, 9 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स देता है। और आज अगर देखें तो वो अब तक के हाईएस्ट प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं और उस प्रॉफिट को कैपेक्स में खर्च भी नहीं कर रहे, नई जगह इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, प्रॉफिट को लेकर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है उन पर टैक्सेस बढ़ाकर हम रिटेल लोगों को और ज़्यादा छूट देनी चाहिए।
तो सर ये केपेक्स में जो मामूली सा इंक्रीमेंट हुआ है, तो इससे कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ? तो आइए पहले थोड़ा केपेक्स का खेल को समझते हैं। तो केपेक्स जब सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इकॉनमी पे ग्रोथ आता है, तो जितना ज़्यादा केपेक्स होता है उतना इकॉनमी में ग्रोथ आता है। 2019 में 3.3 लाख करोड़ था और कोविड के बाद से इसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई। करीब अब पिछले साल तक 11.1 लाख करोड़ कैपेक्स रहा। तो इसी वजह से इकॉनमी जो आपने देखा कोविड के बाद से जो उसमें शार्प टर्न आया, अपटर्न आया, तो इसी वजह से आया। अब वो जो स्टैग्नेट होता हुआ दिख रहा है और ये 3.1% ऑफ जीडीपी है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिली कैपेक्स में, अब ये स्टैग्नेट हो गया है। इसी वजह से आप देखिए कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर के स्टॉक्स हैं उन सब में इतने शार्प गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और जितने भी इंफ्रा के सेक्टर्स हैं, चाहे पावर ले लीजिए, चाहे रेल ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, सब प्रेशर में है। अब देखिए रेल का जो केपेक्स है उसमें सिर्फ 5% का ग्रोथ हुआ है, जबकि इससे पहले डबल डिजिट्स में ग्रोथ हो रहा था। इसलिए आप देखिए सारे रेल के स्टॉक्स बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहे हैं। डिफेंस के स्टॉक भी प्रेशर पे है क्योंकि डिफेंस का भी जो आउटले बढ़ाया गया है वो बहुत कम बढ़ाया गया है। पावर सेक्टर में ज़बरदस्त केपेक्स किया जा रहा था पिछले कई सालों से, और पावर के स्टॉक्स आप देखें तो पिछले कई सालों में बहुत उनमें रैली देखने को मिली। लगभग सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब वो भी गिर रहे हैं और बजट आने से पहले से गिरने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको खबर मिल गई थी कि केपेक्स में जो कुछ खास नहीं होने वाला है। देखिए पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये सरकारी केपेक्स पर डिपेंडेंट है। अगर वहाँ पर गिरावट होगी तो ये स्टॉक्स गिरेंगे। और अब तक ये इतने हाई वैल्यूएशंस पर इसलिए ट्रेड हो रहे थे क्योंकि केपेक्स में हर साल बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हाई वैल्यूएशंस हो रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टैग्नेट हो रहा है, तो अब इनमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस बजट का जो सबसे ज़्यादा जिस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो है इंफ्रा सेक्टर, जिसमें पावर, रेलवे, डिफेंस, ये सारे सेक्टर आ जाते हैं। तो सर सेक्टर्स की बात पे आए हैं तो लगे हाथ ये भी पूछ लेते हैं कि जो इनकम टैक्स में हम लोग को छूट मिला है, इससे कौन से सेक्टर्स ऊपर जाएंगे या उनमें हम देख सकते हैं? देखो इनकम टैक्स में जो छूट आई है, पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि फ़ाइनेंस बिल अभी तक पार्लियामेंट में नहीं गया है, तो वो जब पार्लियामेंट में जाएगा, वो पास होगा, वो किस शेप में होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये छूट हमें मिलने वाली है। अब जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाता है उसके हाथ में क्या ही डिस्पोजेबल इनकम आएगी, वो तो हैंड टू माउथ है, पैसे आ रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते हैं उनके हाथ में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। ये कौन लोग हैं जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते हैं? ये शहरी लोग हैं, अच्छे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, उनके पास आएंगे। तो जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा घूमेंगे, टूरिज़्म पे खर्च होंगे, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, शूज़, परफ्यूम्स खरीदेंगे, शराब पिएंगे, ज़्यादा ज़ोमैटो, स्विगी से ऑर्डर करेंगे। तो आप देखें यही इन्हीं स्टॉक्स पर जो है ज़्यादा रैली देखने को मिल रही है। बाटा इंडिया, ट्रेंट, अल्कोहल की कंपनीज़, टू सम एक्सटेंट ये जो फास्ट फूड कंपनीज़ हैं, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस डिस्पोजेबल इनकम का। तो हमें ध्यान में रखना है कि किनके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। जो कॉरपोरेट शहरी लोग हैं उनके हाथ में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो क्या खरीदेंगे? अगर आप ये इमेजिन कर सकते हैं तो उन स्टॉक्स को फ़ायदा मिलेगा। सर आज देखा जाए तो एग्री के स्टॉक्स भी ऊपर हैं, तो इसके क्या रीजंस हैं? देखो वो कुछ सीड के कंपनीज़ में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं कि कुछ 100 से ऊपर सीड्स हैं, कुछ स्पेशल सीड्स हैं, वो फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो जो कंपनीज़ वो सीड पे काम करती हैं उनके ऑब्वियसली शेयर्स में उछाल आ रहा है। लेकिन देखिए ये सीड्स का जो है, ये कंपनीज़ एक शॉर्ट टर्म के लिए
तो आप एक एज ए ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें कोई ड्रामेटिक ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि खेती जो करेगा उनके नंबर तो ड्रामेटिकली बढ़ नहीं सकते, उनके लैंड भी ड्रामेटिकली बढ़ नहीं सकते अनटिल अनलेस हम कुछ नया प्रयोग करके कुछ नया खोज लें। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे रडार में तो कम से कम ये स्टॉक्स नहीं है। तो सर बजट से पहले ट्रम्प को लेके इस चैनल पे बहुत डिस्कशंस हुई हैं। तो सर बजट तो अभी आ चुका है, तो क्या लगता है बजट पे ट्रम्प का कोई इम्पैक्ट है अभी? ऑफ कोर्स देखिए, ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने, कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे। कनाडा ने रिटेलिएट कर दिया, उन्होंने बोला मैं झुकेगा नहीं। अभी आपका मेक्सिको भी बोल रहा है हम भी लगाएंगे, चाइना बोल रहा है हम भी लगाएंगे। तो ये रिटेलिएशन होगा और इसी वजह से आज आप देखो टोक्यो मार्केट्स 800 पॉइंट डाउन रहे, हैंगसेंग भी डाउन रहा, लास्ट आई चेक FTSE 1% से डाउन रहा। तो ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। इंडिया के ऊपर अभी तक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। उसका कारण ये है कि बजट में ऑलरेडी हमने कुछ कर दिया है। क्या किया है? जो हम फॉरेन से बाइक्स, अमेरिका से बाइक्स इंपोर्ट करते हैं, उनमें टैक्सेस में हमने कटौती, इंपोर्ट टैक्स में कटौती कर दी। 50% हम ड्यूटी लगाते थे ताकि बाहर की बाइक्स महंगी हो, हमारी बाइक सस्ती हो। अब उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, 40% कर दिया है। और भी कुछ आइटम्स में जो है हमने किया है, पर्सनल व्हीकल है, कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कुछ स्पेस से रिलेटेड आइटम्स हैं, तो उसमें ड्यूटी कट हमने किया है। अब मोदी जी अभी जा रहे हैं अमेरिका, तो उससे पहले की ये भूमिका है कि हमने एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने एक ऐसा माहौल बना दिया कि नहीं हम आपके एनिमी नहीं हैं, आप जो भी बोलोगे विल ट्राई आवर बेस्ट। तो वो छाप तो दिखी है, लेकिन अभी भी हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। आगे होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता। सर कुछ सवाल आ रहे हैं रिगार्डिंग योर ट्रेड फॉर लिविंग, जो आपका लाइव वर्कशॉप होगा उसके ऊपर, कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग बिगिनर्स हैं, तो क्या हम इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कितना कैपिटल होना इम्पोर्टेंट है हमारा? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ये प्रोग्राम को हमने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर आप बिगिनर भी हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसका कारण ये है कि जैसे ही आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आज आप करते हैं, आज ही हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल करवा देंगे, ताकि जब हमारा इवेंट हो 2 दिन का, तब तक आप तैयार हो जाएं उसको ग्रास्प करने के लिए। तो आप अगर बिगनर हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन स्ट्रैटेजीज़ को ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। आप स्टार्ट 1 लाख से कर सकते हैं। आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि 2 से 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, पर 1 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को रेफ़र करिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। जल्दी ही ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने वेबसाइट पर भी अपडेट करने वाले हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफ़र चल रहा है, तो आपके लिए अच्छे ऑफ़र्स भी मिल जाएंगे। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बजट के बाद पोर्टफोलियो में कुछ नए स्टॉक्स इंट्रोड्यूस होने वाले थे, तो उसका क्या अपडेट है? कोई नया स्टॉक ऐड हुआ कि नहीं? देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी काम है। देखिए, हमारे पोर्टफोलियो को हमने जून में लॉन्च किया था। जून से अभी तक का अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखोगे, ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि वहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो अभी फ्लैट है। हमारा पोर्टफोलियो अभी भी 22% अप है। तो ये हम ऐसा अचीव क्यों कर पाए? क्योंकि वी वर वेरी पेशेंट और सही वक्त पर सही स्टॉक को ही हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम पर बहुत प्रेशर होता है कि स्टॉक्स ऐड करो, क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, बहुत प्रेशर होता है। और हमारे लिए बहुत आसान है कि उठा के दे दो, लेकिन कल लॉस होगा तो वही लोग आके हमें फिर पूछेंगे, सर हमें तो पोर्टफोलियो में लॉस हो गया। तो हमने अभी तक 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे, मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 2 पावर सेक्टर के स्टॉक्स थे। अब पावर सेक्टर में कैपेक्स को उन्होंने फ्लैट कर दिया है।
तो अब हमें एक सेकंड थॉट देना पड़ेगा कि क्या हम पावर सेक्टर के स्टॉक्स को अभी भी ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। पावर सेक्टर के बारे में एक और चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने पावर सेक्टर में जो कैपेक्स उतना नहीं बढ़ाया है, लेकिन रिन्यूअल में बढ़ाया है। तो रिन्यूअल में चाहे सोलर एनर्जी में बढ़ाया है, विंड में बढ़ाया है, न्यूक्लियर में बढ़ाया है। आप अगर देखो न्यूक्लियर एनर्जी के से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल वालचंद इंडस्ट्रीज, वो 2 दिन में 10-12% बढ़ गए, ज़्यादा ही बढ़े होंगे। ठीक है, तो अब हमें इन सेक्टर्स से ढूंढना पड़ेगा। आई वांट टू एश्योर यू, हम एक्टिवली काम कर रहे हैं इस पर, और जल्दी ही होपफुली मैं 2-3 शेयर कम से कम निकाल कर लेकर आऊँगा, क्योंकि अब मोटा मोटा सारी हमें क्लैरिटी हो गई है। बजट भी आ गया है, ट्रम्प जी भी आ गए हैं, और बस अब CRR कट की हम वेट कर रहे हैं। तो होपफुली हम 1-2 स्टॉक्स नए लेकर आएंगे। तो सर फाइनली आखिरी सवाल ये होगा कि इज़ दिस मार्केट रेडी टू शॉर्ट? नहीं, मैं अभी शॉर्ट नहीं करूँगा। मैंने जैसा कहा कि अभी CRR का एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है। मार्केट काफ़ी होपफुल है कि CRR कट होगा, कम से कम बैंकिंग के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। आज के दिन तक मार्केट शॉर्टिंग के लिए रेडी नहीं है, अभी भी बाउंस आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आज भी अगर आप देखें मार्केट में क्या हुआ, नीचे के लेवल से रिकवरी हमें दिखी है। तो मार्केट फ्री फॉल पे नहीं आया है। ऑफ कोर्स जो ट्रम्प के ये जो नए ट्रेड वॉर के उनके डिसीजंस हैं टैरिफ के, उससे भी एक सेंटिमेंट डाउन है, लेकिन अभी हमारे सामने एक होप है CRR कट की। तो इसलिए अभी शॉर्टिंग के लिए मार्केट रेडी नहीं है। हमारे इंडिकेटर्स जो BT फायर इंडिकेटर्स हैं वो भी अभी शॉर्टिंग के लिए इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगले 1-2 दिन में क्लैरिटी आएगी। अगर बाउंस यहाँ से नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हमें फिर शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एलियट वेव के टारगेट हैं वो नीचे के हैं।